मॉर्निंग फ्रेंड्स। एस्पिरेंट्स लवासना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग बिहार एडिटोरिया को करेंट अफेयर्स को देखते आ रहे हैं, जो 15-15 दिनों का ये मैगजीन बनाया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और इसके साथ साथ इसमें नेशनल इंटरनेशनल से भी जुड़ा क्वेश्चंस मिलेगा। अभी हम लोग इसका फरवरी 16 से लेकर आपका 29 फरवरी तक का क्वेश्चन देख रहे हैं और आज का मेन टॉपिक है। इससे पहले 2 सेशन और किया जा चुका है फरवरी में और आज का थर्ड सेशन है डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल। ये क्या है और इसको बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत के साथ मिलकर ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ GIDH की शुरुआत की। यह पहल 2023 में भारत के G20 अध्यक्षता के दौरान रेखांकित 3 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में एक है। ये ध्यान देना है, 3 प्राथमिकता वाले क्षेत्र में से एक है। कब किया था ये? G20 अध्यक्षता के दौरान इसको रूपरेखा तैयार किया गया था। डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रतिबंधित नेटवर्क है जिसका उद्देश्य मजबूत सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से देश के नेतृत्व को बढ़ाना और संरेखित करना है। यह डिजिटल स्वास्थ्य और वैश्विक रणनीति 2020-25 के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक वाहन के रूप में कार्य करता है। इसी तरह आगे इसमें देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट और क्या है। इसके उद्देश्य के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। उद्देश्य में टिकाऊ डिजिटल स्वास्थ्य परिवर्तन के लिए देश की आवश्यकताओं का आकलन और प्राथमिकता तय करना, देश स्तरीय डिजिटल स्वास्थ्य संसाधन और गैर वित्तपोषित प्राथमिकताओं को संरेखन को बढ़ाना, डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक रणनीति 2020-25 के रणनीति उद्देश्यों की त्वरित प्राप्त का समर्थन करना है। इस पहल के मुख्य 4 घटक है। इस पहल का मुख्य 4 घटक है। देश की जरूरतों पर नजर रखने वाला देश संसाधन पोर्टल, जो संसाधन का मानचित्रण, ट्रांसफॉर्मेशन टूल बॉक्स, डिजिटल उपकरण का साझाकरण, आयोजन और ज्ञान का आदान प्रदान करना। ये 4 पॉइंट रखा गया है। GIDH 3 प्रकार से देशों की सहायता करेगा। ये 3 प्रकार से क्या क्या करेगा? तो उनकी जरूरतों को सुनकर विखंडन और ओवरलैप्स से बचने के लिए संसाधनों को संरेखित करके और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्रदान करके। ये 3 है। इसके महत्व के बारे करेंगे तो इस पहल से सार्वभौमिक स्वास्थ्य अभिसरण में सहायता तथा स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार की उम्मीद करता है। यह पहल दोहराव को रोकने के लिए संसाधनों का संवहन करके और गुणवत्ता अवशासन वाले उत्पादों के पेशकश करके इनकी मदद करेगा। तो ये सारे पॉइंट आपका देखने को मिला है हमारा डिजिटल स्वास्थ्य वैश्विक पहल के लेकर। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, ये WHO के साथ मिलकर कर रहा है और G20 अध्यक्षता के दौरान इसको रेखांकित किया गया था। 3 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर किया गया है। इससे ज्यादा है नहीं। ज्यादा देखेंगे मिशन एस्पाइड्स। मिशन एस्पाइड्स क्या है? तो हाल ही में यूरोपीय संघ लाल सागर और उसके आसपास के जल क्षेत्र से हाथी हमलों से मालवाहक जहाजों की रक्षा के लिए एस्पाइड्स नौसैनिक मिशन शुरू किया गया है। ये पॉइंट है, याद रखना है। मिशन एस्पाइड्स किससे है? तो यूरोपीय संघ ने लाल सागर और उसके आसपास के जल क्षेत्र से हाथी हमलों से मालवाहक जहाजों की रक्षा के लिए एस्पाइड्स नौसैनिक मिशन शुरू किया गया है। हाथी हमलों, ये पॉइंट रखना है ध्यान से। एस्पाइड्स क्या है? एस्पाइड्स मिशन, तो हाथी के हमलों से मालवाहक जहाजों के एस्पाइड्स नौसैनिक मिशन शुरू किया गया है लाल सागर में। मिशन एस्पाइड्स से लाल सागर, अदन की खाड़ी और आसपास के जल क्षेत्रों, यूरोपीय युद्धपोतों और हवाई पूर्व चेतावनी प्रणाली को भेजेगा। एस्पाइड्स जहाजों का संचालन कमांड सेंटर ग्रीक के शहर लारिस से होगा। पॉइंट याद रखना है। एस्पाइड्स जहाजों का संचालन कहां से करेगा? इसका कमांड सेंटर ग्रीक के शहर लॉरिसा में होगा। इस मिशन की योजना फिलहाल 1 वर्ष के लिए है, किंतु इसे नवीनीकृत किया जा सकता है। इस मिशन का उद्देश्य आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा समुद्री व्यापार में व्यवधान को रोकना मेन इसका कारण है। तो इसी में ज्यादा ध्यान देना नहीं है, इसको
पॉइंट को देखेंगे, लाल सागर से यूरोपीय संघ के द्वारा किया, हाथी सुरक्षा से कर रहा है। इसका मिशन का मेन कमांड सेंटर कहाँ पे है, तो ये लारिसा में है, लारिसा में, और ये 1 वर्ष के लिए किया गया था। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, इसके बारे में देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ईरान समर्थित हौथी जो युद्धग्रस्त यमन के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं, ये हौथी है, वहां पे हाथी लिखा हुआ था, एक्चुअली हौथी है, नियंत्रण रखते हैं, नवंबर 2023 में लाल सागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग को बाधित कर रहे हैं। हौथी हमलों के वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया है, जिसे ऊर्जा आपूर्ति, खाद्य उत्पाद और विनिर्मित वस्तुओं सहित वस्तुओं का परिवहन प्रभावित हुआ है। इसको ध्यान में रखेंगे। लाल सागर की बात करेंगे तो यह अफ्रीका और एशिया महाद्वीप द्वीपों के बीच हिंद महासागर का एक अर्ध संलग्न प्रदेश है। अदन की खाड़ी और बाब अल मंदेब की संकरी जल संधि के माध्यम से दक्षिण में अरब सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। तो पॉइंट है, याद रखना, अदन की खाड़ी और बाब अल मंदेब की संकरी जल संधि के माध्यम से इसको दक्षिण अरब सागर और हिंद महासागर से जोड़ता है। सीमावर्ती देश की बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिस्र, सऊदी अरब, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती और यमन। कौन कौन है, मिस्र, सऊदी अरब, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती और यमन। ये चीजें कुछ पॉइंट रहा। सीमावर्ती देश कौन है, इसका जल संधि कौन सा है, ये सारी चीज को दिमाग में रखें। अब है रोडामाइन बी। रोडामाइन बी क्या है, रोडामाइन बी। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कॉटन कैंडी की बिक्री और उत्पाद पर प्रतिबंध लगा दिया। तमिलनाडु सरकार, याद रखना है, तमिलनाडु सरकार क्या है, कॉटन कैंडी की बिक्री और उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि यह पाया गया है कि इसे बनाने में जहरीली रसायन रोडामाइन बी का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लियर, समझ में आ गया, रोडामाइन बी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए इसको प्रतिबंध किया है। यह एक जल घुलनशील रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग आमतौर पर रंगाई के लिए किया जाता है। रोडामाइन भी मनुष्य के लिए अत्यधिक विषैली के तहत प्रतिबंधित है। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। इसके नियमित सेवन से मस्तिष्क क्षति सहित गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। इसके पहले पुडुचेरी ने कॉटन कैंडी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इसे उपभोग के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया गया तथा रोडामाइन बी के तत्वों के मौजूदगी थी इसमें, इसीलिए इसको प्रतिबंध कर दिया गया था। मराठा आरक्षण विधेयक 2024 की बात करेंगे तो हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए महाराष्ट्र राज्य आरक्षण विधेयक 2024 सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसका उद्देश्य है नौकरियों और शिक्षा में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के तहत मराठों के लिए 10% आरक्षण निर्धारित करना। इसकी पृष्ठभूमि में देखेंगे कि मराठों की स्थिति निर्धारित करने के लिए 2023 में एक समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था, 2023 में एक समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष सुनील बी सुकरे थे। सुनील बी सुकरे थे, ये पॉइंट याद रखना है। जो मराठों के लिए 10% आरक्षण किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन रहे समिति का, तो सुनील बी सुकरे। सुकरे आयोग के अनुसार राज्य में मराठों की आबादी 28% है, जबकि उनमें से 84% उन्नत नहीं है। इतने बड़े पिछड़े समुदाय को ओबीसी वर्ग में नहीं जोड़ा जा सकता। बहुत बढ़िया बात है, इसलिए उसको आरक्षण 10% दे दिया गया। बहुत ही भी बात है। आगे देखते हैं, यह मसौदा महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया, जिसमें मराठों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा बताया गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% की सीमा से ऊपर मराठा समुदाय के लिए आरक्षण को उचित ठहराने वाले असाधारण परिस्थितियों और असाधारण स्थितियों को स्वीकार किया गया। इसके साथ ही महाराष्ट्र का कुल आरक्षण 62% तक पहुंच गया। यह विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342(a)(3) के तहत मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में निर्देशित किया गया। इस पॉइंट को भी याद रखना है कि इस अनुच्छेद के तहत किया गया विधेयक संविधान का अनुच्छेद 342(a)(3) में।
इसकी चुनौतियां भी कुछ है, तो उसको चुनौतियों को देखते हैं। ओबीसी समुदाय में चिंता बढ़ गई इससे। ओबीसी समुदाय ने यह आशंका की कि मराठों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने से वर्तमान लाभार्थियों के लिए उपलब्ध अवसर कम हो सकते हैं। संदेहपूर्ण की बात करेंगे तो पिछले कानून चुनौतियों और असफलताओं के कारण नए विधेयक की न्यायिक जांच में टिक पाने की क्षमता पर संदेह है। तत्कालीन लाभ की बात करेंगे तो यह आरक्षण मराठा समुदाय के तत्कालीन चिंताओं का समाधान करता है, किंतु दीर्घकालिक लाभ के लिए व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता भी है। इसमें निसार मिशन के बारे में थोड़ा जानते हैं। निसार मिशन क्या है? निसार उपग्रह 2024 के मध्य के बाद लॉन्च करने की उम्मीद है। निसार नासा और इसरो के क्या है? नासा और इसरो के बीच संयुक्त उपग्रह मिशन है। निसार किसके किसके साथ है? तो नासा और इसरो के साथ किया गया है। निसार उपग्रह, निसार नासा और इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, सिंथेटिक अपर्चर रडार नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक सैटेलाइट है। निसार उपग्रह का उद्देश्य है कि पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्र में प्राकृतिक प्रक्रियाओं और परिवर्तनों की निगरानी करना। निसार विकास के लिए साझेदारी समझौता पर नासा और इसरो के बीच 2014 में ही इसका हस्ताक्षर किया जा चुका था। इसकी विशेषताएं के बारे में देखेंगे तो इसमें एल और एस डुअल और सिंथेटिक अपर्चर रडार उडार SAR लगा हुआ है, जो उच्च रेजोल्यूशन डेटा के साथ बड़े क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए स्वीप SR तकनीक के साथ काम करता है। दूसरों के योगदान से एस बैंड रडार, GSLV प्रक्षेपण प्रणाली और अंतरिक्ष यान मिशन भी शामिल है। यह उपग्रह 39 फुट लंबे विशाल एंटीना रिफ्लेक्टर से सुसज्जित है, जो डेटा संग्रहण के लिए रडार संकेतों को केंद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो याद रखना, निसार किसके किसके है? नासा और इसरो के साथ है। 2014 में इस पे हस्ताक्षर किया जा चुका था। पृथ्वी अवलोकन की बात करेंगे तो निसार उपग्रह पृथ्वी की सतह का विस्तृत अवलोकन प्रदान करेगा, जिससे भूमि निरूपण और पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन की निगरानी में सुविधा होगा। याद रखना है। आपदा प्रबंधन की बात में देखेंगे तो प्राकृतिक आपदाओं के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करके मिशन प्रतिक्रिया समय पर जोखिम आकलन को बेहतर बनाने में भी मदद करेगा। कृषि के क्षेत्र में देखेंगे तो कृषि प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा में वृद्धि करेगी। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की निगरानी में भी मदद मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी। अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी। हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अलायंस ऑफ, अभी नहीं रहा फिलहाल में, लेकिन ये इलेक्शन से पहले की घटना है, फरवरी का, क्या केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अलायंस फॉर ग्लोबल गुड इक्विटी एंड इक्वलिटी के लिए लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया। गठबंधन का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा और उद्यम के क्षेत्र में वैश्विक अच्छी प्रथाओं, ज्ञान साझाकरण और निवेश को एक साथ लाना। यह कई सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित है, जिसमें SDG 3 अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, 5 में लैंगिक समानता, सशक्तिकरण, 17 विकास के लिए वैश्विक भागीदारी आदि है। ये पॉइंट को याद रखना। SDG 3 क्या है? अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, सशक्तिकरण, विकास के लिए वैश्विक भागीदारी आदि, सारे पॉइंट को दिया हुआ। इस गठबंधन के बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का प्राप्त समर्थन है, याद रखना है। CII सेंटर फॉर वुमेन लीडरशिप द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रूप में संस्थागत भागीदारी के रूप में संचालित किया जाता है। लोगों के अक्षर ई समानता और न्याय का प्रतिनिधित्व करता है। समानांतर स्टॉक सरकार, उद्योग और संस्थानों के द्वारा सामूहिक कार्रवाई को दर्शाते हैं, जो महिलाओं को वैश्विक स्तर पर अपनी आर्थिक क्षमता हासिल करने के सक्षम बनाते हैं।
बहुत बढ़िया है। भारत में वर्तमान परिदृश्य की बात करेंगे तो श्रम बाल भागीदारी में वृद्धि, श्रम बल भागीदारी में वृद्धि की बात करेंगे तो भारत की महिला श्रम बल भागीदारी में 17-18 में 23.3% से बढ़कर 17-18 में 23.3 था, जो 22-23 में 37% हो गई। पिछले 10 वर्षों में उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में 28% की वृद्धि हुई। ग्रामीण भारत में 83 लाख स्वयं सहायता समूह में 9 करोड़ से अधिक महिलाएं भागीदारी रही है। बहुत बड़ी बात है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की बात करेंगे। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन ऊर्जा और संसाधन स्वास्थ्य संस्था, ऊर्जा और संसाधन संस्था के वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम का 23वां संस्करण विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। इसके विषय की बात करेंगे तो सतत विकास और जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व। विषय क्या है? सतत विकास और जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व किसका है? तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन किया गया। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन एक वार्षिक प्रमुख बहुहितधारक सम्मेलन है। यह एक वार्षिक प्रमुख बहुहितधारक सम्मेलन है। ऊर्जा एवं संसाधन संस्था टेरी 2001 में स्थापित किया गया, जिसे शुरू में दिल्ली सतत विकास शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता था। यह कार्यक्रम बाद में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के रूप में विकसित भी हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के विविध हितधारकों को एक साथ लाकर सतत विषय के सभी पहलुओं पर ज्ञान के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना है। यह सतत विकास और पर्यावरण पर वैश्विक दक्षिण में आयोजित एकमात्र स्वतंत्र रूप से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है। WSDS विश्व के सर्वाधिक प्रमुख नेताओं और विचारों को एक मंच पर एकत्रित करके वैश्विक समुदाय के लाभ के लिए दीर्घकालिक समाधान प्रदान करने का प्रयास भी करता है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम के बारे में कुछ जान लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो स्कूली बच्चों के लिए यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, याद रखना है, स्कूली बच्चों के लिए यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसरो ने स्कूली बच्चों के लिए यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है कि अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी में नवीन रुझानों में युवा छात्रों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी प्रदान करना है। मुख्य बिंदु की बात करेंगे इसमें तो इसरो ने इस कार्यक्रम के रूपरेखा युवाओं को जोड़ने के उद्देश्य से तैयार किया। इस कार्यक्रम में 2 सप्ताह के कक्षा प्रशिक्षण, प्रयोग का व्यवहारिक प्रदर्शन, कैनसेट रोबोटिक किट, दूसरों वैज्ञानिक के साथ मॉडल रॉकेटरी बातचीत और क्षेत्रों के दौरे का परिकल्पना की गई। छात्रों और भौगोलिक संस्थानों के साथ आधार पर 5 बेंचों में विभाजित किया गया। इन्हें विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, UR राव उप केंद्र, अंतरिक्ष उपग्रह केंद्र, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उप केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान प्रशिक्षण दिया गया। कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले छात्र दूसरे युवाओं और वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। युविका की परिकल्पना देश के ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए युवा छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी विज्ञान प्रदान करने के लिए की गई है। इस कार्यक्रम से अधिकारिक विद्यार्थी को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित आधारित अनुसंधान कैरियर अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने में उम्मीद करता है। ओके, तो अब हमारा ये पॉइंट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम को। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।